नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर और क्लास 10th मैथ के पहले चैप्टर के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े थे और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को भी समझे थे। अब इसी प्रमेय का प्रयोग करके इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम को समझेंगे और इन दोनों को निकालने की विधि को भी सीखेंगे। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब क्या हुआ भैया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, देखिए यहां सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को उसकी परिभाषा के अनुसार उसके अर्थ को जो है अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो और उस क्वेश्चन को जो है आसानी से हम लोग जो है सॉल्व कर सके। फिर हम बाद में देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को हम किस विधि से जो है निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए भैया, यहाँ पर एचसीएफ में जो है हाईएस्ट है और एलसीएम में क्या है? लीस्ट है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी और लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी या कम से कम। दूसरा वर्ड है कॉमन और यहाँ भी दूसरा वर्ड है कॉमन। ये दोनों, ये एचसीएफ और एलसीएम दोनों में जो है शामिल है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे दो संख्याएं हैं तो जो दोनों में शामिल हो वही होता है कॉमन। अगर आपको कॉमन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसमें जो है कॉमन वर्ड जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फैक्टर। तीसरा वर्ड क्या है? एचसीएफ में है फैक्टर और एलसीएम में है मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर की हिंदी होती है भैया गुणनखंड। क्या होती है? गुणनखंड। और मल्टीपल का क्या होता है? गुणज। गुणज, इसको अपवर्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड और गुणज को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको कॉमन वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी उसके बाद जो है जो एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या ले रहे हैं भैया? 6। मान लीजिए कि कौन सी संख्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए पहले 6 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा। 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। और 6 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। और किससे कटेगा भैया? 3 से भी कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 कम 6 होता है। अब देखिए 6 के आगे 6 से बड़ी संख्याएं हैं, 7, 8, 9, तो उससे तो 6 कटेगा नहीं क्योंकि 6 छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 जिन जिन संख्याओं से कटेगा वो संख्याएं कौन कौन है भैया? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो टोटल कुल कितनी संख्याएं हो गई यहाँ पर? 4। ठीक है, यही चारों संख्याएं 6 की क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो 6 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 6 के गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है भैया? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर काउंट करके कितना बताया गया? 4 बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा गुणज को हम। देखिए गुणज क्या होता है? देखिए हम वही एग्जाम्पल लेते हैं 6 का ही। अब ये बताइए पहले 6 का टेबल या 6 का पहाड़ लिख लीजिए। कितना होता है भैया? 6 कम 6 होता है। 6 दूनी 12 होता है। 6 त्रिक 18 होता है। और क्या होता है? 24 होगा। और कितना होगा? 30 होगा। और आगे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो 6 का टेबल या 6 का जो पहाड़ा होता है वही जो है 6 के गुणज कहलाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 6 के गुणज हैं उनकी संख्या क्या है? असीमित है। क्या भैया? असीमित, अर्थात हम 6 के गुणज को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम 30 तक लिखे हैं। मान लीजिए कितना लिखे भैया? 6 चौको 24, 6 पंजे 30। ठीक है, तो मान लीजिए 30 से लिखे हैं, 30 के आगे भी तो 36 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा?
आगे भी तो होगा, 6 पंजे 30, 6 से 42, 6 48, 6 9, इस तरीके जो है हम कितना टेबल पढ़ते चले जाएंगे तो उनकी संख्या निकलती चली जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 के गुणज को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है गुणनखंड और ये है गुणज। तो गुणनखंड और गुणज जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि उनकी परिभाषा के अनुसार हम HCF और LCM को कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी में आपको जो है हाईएस्ट, लीस्ट, कॉमन, फैक्टर, मल्टीपल सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहां पर हम दो संख्या लेते हैं जिनका HCF निकालना है, फिर हम बाद में उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल, हम कौन कौन सी संख्या ले ले भैया। एक ले रहे हैं 12 और दूसरी ले रहे हैं 18, इन्हीं का हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए HCF अगर निकालना है तो सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे। तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा, वही उसके फैक्टर होते हैं। तो 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी विभाज्य हो जाएगा, 5 से नहीं विभाज्य होगा, 6 से कटेगा भैया, 6 दूनी 12 होता है, फिर 7 8 9 10 11 12 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम 18 का लिख लेते हैं। 18 किन किन संख्याओं से कटेगा भैया, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 से नहीं विभाज्य होगा, 5 से नहीं, 6 3 18 6 से विभाज्य हो जाएगा, 7 8 9 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 से कटेगा, ठीक है। तो ये बताइए पहले हम 12 के भी टोटल फैक्टर लिख लिए हैं और 18 के भी टोटल फैक्टर लिख लिए हैं। अब देखिए थोड़ा परिभाषा के अनुसार फैक्टर तो लिख लिया गया, उसके बाद क्या करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ये हुआ, देखिए कह रहा है कि हाईएस्ट वाला ले लीजिए और कॉमन वाला भी ले लीजिए, वही फैक्टर आपका HCF हो जाएगा। तो ये बताइए पहले इन फैक्टर में से हमें कौन कौन सी फैक्टर जो है दोनों में शामिल मिल रहे हैं, दोनों में जो में दिखाई दे रहे हैं। तो एक दोनों में है, यहां देख लीजिए, ठीक है। एक जो है दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, इसी को कॉमन कहते हैं भैया। जो दोनों में शामिल हो उसी को बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पर 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा लेना है, हाईएस्ट वाला लेना है। तो हाईएस्ट कौन है भैया, बड़ी से बड़ी कौन है, 6 है। तो यही हो जाएगा इसका HCF। HCF कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF आपको समझ में आ गया उसकी परिभाषा के अनुसार कि कैसे उसके फुल फॉर्म में कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले उसके फैक्टर को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें से जो कॉमन है उसको देखेंगे, फिर जो हाईएस्ट है उसको हम ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं LCM को, ठीक है। चलिए देखिए वही एग्जांपल लेते हैं 12 और 18 वाला ही, 18 और 12। चलिए अब यहाँ पे हमें फैक्टर नहीं लिखना है, क्या लिखना है भैया, मल्टीपल लिखना है। तो 18 का टेबल लिखना है, 18 का 18 ही होता है, फिर 18 दूना कितना होता है, 36 होता है भैया, 18 3 कितना होता है भैया, 54 होता है, फिर 18 चौक कितना होता है भैया, 72, फिर 18 पंजे कितना होता है, 90, फिर 18 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 108 होगा भैया। और भी हम लिख सकते हैं, कितना भी लिखेंगे, बताए थे ना गुणजों की संख्या असीमित होती है, इनफाइनाइट होती है। अब हम 12 का लिखेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36 होगा, 12 चौक 48 होगा, फिर 12 पंजे 60 होगा, फिर 12 चौक 72 होगा, फिर 12 से 84 होगा, ठीक है, 10 डेज। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मल्टीपल तो हमने लिख लिया है, फिर कॉमन वाला देखना है, कौन कौन से मल्टीपल दोनों में है, वही होता है कॉमन। फिर देखना है लीस्ट वाला, सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा वही ले लेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, LCM, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए पहले हमें कौन कौन से कॉमन मल्टीपल लग रहे हैं भैया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 36, यहाँ देखिए 36 दोनों में है, और यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ 72 भी है, देखिए यहाँ पे जो है 72 भी दोनों में है, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना भैया, हमें लिस्ट वाला लेना है, सबसे जो छोटा हो, तो छोटा कौन सा है, 36 है, इसको हम काट देंगे भैया, 36 वाला ले लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, LCM बराबर कितना हो गया भैया, 36। तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCF का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा ये भी देख लीजिए कि जो LCM निकलता है वह उन दोनों संख्याओं से विभाज्य हो जाता है, मतलब कट जाता है। देखिए 18 दूना 36 और 12 तिहाई 36, ठीक है। और जो HCF निकलता है भैया, HCF जैसे 18 और 12 का ही HCF निकाले थे, कितना निकला था भैया, 6 निकला था, ठीक है। ये जो 6 है ना, 6 इन दोनों संख्याओं को काट देता है, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो मतलब HCF और LCM एक दूसरे के अपोजिट भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम HCF और LCM
को निकालने के लिए उस विधि को जो है पढ़ते हैं, जिस विधि से जो है आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, और उस विधि को हम क्या कहते हैं भैया? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए हम जो है सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड को ही समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भैया? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए अभाज्य गुणनखंड की चर्चा जो है हम इस चैप्टर के पहले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या में रहे 20। ठीक है, अब 20 का अगर हम गुणनखंड करें तो कितना होगा भैया? 4 × 5 होगा, 4 × 5 = 20, इसी को गुणनखंड कहते हैं भैया। और क्या लिख सकते हैं इसको? 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं 20 × 1 भी लिख सकते हैं, 20 से कम 20 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जो हम पहला वाला गुणनखंड किए हैं इसमें देखिए पहले ये जो 4 क्या है? 4 है भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। और 10 क्या है? ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले ये जो यहाँ पे लिखा गया है 2, 2, 5, तो यहाँ पे जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये भी अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य है, तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होगा भैया? कि किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड आप कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी संख्याएं होनी चाहिए वो सारी की सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? अभाज्य। जैसे ये देखो 20 और × 1 लिखा है ना, तो इसमें जो 20 है ना वो 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो इसका ये वाला जो गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि 6 का अगर गुणनखंड करना है तो और 3, ये दोनों अभाज्य है, तो 6 का गुणनखंड हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको 12 का करना है, तो 12 का क्या लिखेंगे? 2, 2 और 3, 2 दूनी 4 3 12। ये देखिए ये 12 का हो गया, क्योंकि इसमें 2, 2, 3 ये तीनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब 4 और × 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, लेकिन 4 क्या है? 4 ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और खुद के अलावा 2 से भी कट रही है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप समझ गए होंगे कि ऐसे गुणनखंड करना है जिसमें सारी की सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि हम 2 संख्याओं का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो वहां लिए थे। कौन कौन सी संख्या लिए थे भैया? 12 और 18। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ 12, 18। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया? 2, 2 और 3। देखिए 2 दूनी 4 3 12। 18 का क्या होगा भैया? 2, 2 3 6 और 6 3 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको हम लिखेंगे पावर के रूप में। कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में, घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? यहाँ 2 2 बार है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 2 या 2² लिखेंगे। फिर इंटू कितना लिखेंगे भैया? 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार है, 2 अकेला है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3²। तो सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद उसको पावर के रूप में लिखना है। अब बारी आती है एचसीएफ निकालने की। ठीक है, तो क्या निकालेंगे भैया? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? देखिए हमने जो पावर के रूप में लिखा है उसमें आप देखिए पहले कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। हम कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन है। 3 वाला भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो कॉमन है उसको देखिए और उसके बाद उसके पावर को देखिए। यहाँ पे कितना पावर है भैया? 2 पावर 2 है। यहाँ पे कितना पावर है? 2 पावर 1 है। तो हमें कौन सा लेना है? कम पावर वाला लेना है, जिसमें कम घात लगा है वही वाला जो है उठा लेना भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2 पावर 1, 1 तो माना ही जाता है। इसमें देखिए कौन सा लेना भैया? कम पावर वाला। तो यहाँ पे 3 पावर 1 है, तो यही वाला उठा लेंगे भैया, 2 × 3। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 6। इस तरीके। ठीक है, देखिए हम यहां लिखेंगे 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 6। तो यह एचसीएफ आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में लिखने के बाद वहां देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। कॉमन में कौन सा लेना है भैया? कम पावर वाला लेना है। कम घात वाला जो है यहाँ पे लिख के सबको जो है क्या कर देना है? मल्टीप्लाई या गुणा कर देना है। तो वही संख्या क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम को। ठीक है, देखिए फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, बार बार हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, बाद में आगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो है छोटी भी संख्या लेंगे, बड़ी भी संख्या लेंगे। ठीक है, देखिए अब निकालना है एलसीएम। किसका निकालना भैया? 12 और 18 का।
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे 12 का फैक्टर, जैसे अभी हम किए थे। कितना आया था भैया? 2 इंटू 2 इंटू 3 आया था। 18 का कितना आया था भैया? 2 इंटू 3 इंटू 3 आया था। अब हम देखिए पहले इसको पावर के रूप में लिखेंगे, यहां भी वैसे करना है, सेम एकदम, कितना इजी है। ठीक है, अब देखिए अब नंबर आता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए पहले फिर से वही देखिए आप, इसमें जो जो मिल रहा है पहले उसको देखिए। कौन सा मिल रहा है भैया? ये दो मिल रहा है, लेकिन इसमें कौन सा क्या क्या करना है? बड़ी पावर वाला लेना है। क्या करना है? बड़ी पावर वाला लेना है। तो यहां लिखना है हमें 2 पावर 2, क्या लिखना भैया? और यहाँ क्या लिखना है? यहाँ भी 3 स्क्वायर, ये बड़ी पावर वाला लेना है। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2 पावर 2 और यहाँ लिखेंगे 3 पावर 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 होगा और 3 त्रिक का 9 होगा, तो 9 चौक कितना हो भैया? 36। देखिए वहां भी 36 आया था, यहाँ भी 36 आ गया। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ को जो है हम समझ गए कि किस तरीके जो है अभाज्य गुणनखंड करके जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही वाली विधि जो है आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में करना है और क्लास 10th के सिलेबस में यही वाली विधि दिया भी है। ठीक, तो इसी विधि से जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वह लास्ट कंसेप्ट क्या है भैया? कि दो संख्याएं और उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जो है उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, दो संख्याएं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। तो मान लेते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी है। माना दो संख्याएं ए व बी है, माना दो संख्याएं ए व बी है। ठीक है, अब देखिए भैया थोड़ा सा, अगर यहाँ पे दो संख्याएं ए व बी है तो हम इनका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है 4 संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक पहली संख्या ए वाली, एक दूसरी संख्या बी, एक उनका एचसीएफ और एक उनका एलसीएम। तो इन चारों में जो है एक संबंध है, वह संबंध क्या है? देखिए ए इंटू बी बराबर एचसीएफ, एक मिनट, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। ठीक है, यही जो है उन चारों संख्याओं में क्या है? संबंध है भैया। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, देखिए 12 और 18 वाला। देखिए मान लीजिए ए की जगह पे 12 लेते हैं और बी की जगह पे मान लीजिए 18 लेते हैं। इनका एचसीएफ कितना था भैया? इनका एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम कितना आया था? एलसीएम आया था 36। ठीक है, देखिए अब अगर इस नियम को हम यहाँ पे लगाते हैं तो ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 18 और एचसीएफ कितना है? 6 इंटू कितना? एलसीएम कितना है? 36। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं ए और बी का जो है जितना गुणा करने पे आएगा उतना गुणा जो है एचसीएफ और एलसीएम का करने पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए 12 और 18 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया? 18 दूना 36 का 6, तो 18 कम 18 3 21, 216 आ गया। ठीक, और यहाँ देखिए पहले यहाँ पे कितना आएगा भैया? 6 6 36 और 6 3 18 3 21 216। तो दोनों जगह जो है सेम आया है, देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या संबंध निकला भैया? ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ए बी, फिर इंटू करके एलसीएम ए बी। ठीक है, तो ये संबंध जो है आप याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि दो संख्याएं हम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए अगर हम दो संख्याएं दे रहे हैं, एक संख्या मान लीजिए कि 15 दे रहे हैं और दूसरी संख्या मान लीजिए कि 10 दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो है अगर हम आपको एचसीएफ दे दें, क्या दे दें? एचसीएफ। एचसीएफ इनका कितना निकलेगा भैया? 5। मान लीजिए कि इनका एचसीएफ कितना दे रहे हैं? हम आपको 5 दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो कैसे हम निकालेंगे? देखिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ 15 10 इंटू एलसीएम 15 10। ठीक है, ये बताइए ए की वैल्यू कितना लिखेंगे हम? यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना लिखेंगे? 15 है तो 15 लिखेंगे।
बी की वैल्यू कितना लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। एचसीएफ 15 10 का एचसीएफ कितना भैया, 5 लिखेंगे। एलसीएम नहीं लिखना है, एलसीएम ही तो पूछा है। देखिए अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 15 दूना कितना हो गया 30, इसका गुणा कर देंगे ना, 15 दूना 30, तो एलसीएम कितना आ गया 15 दूना 30। एक मिनट, एलसीएम 15 10, ठीक है, कितना आ गया भैया 30। ठीक इस तरीके जो है इस वाले संबंध का यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को सीखा। अब आगे आने वाले वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हर वर्ष पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट को लेकर।